और ईवीएम के बारे में थोड़ा ज्यादा जानकारी देना है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड थोड़ा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूं, सेमीकंडक्टर या वीएलएसआई इंजीनियरिंग, और उसके बाद आईएएस ऑफिसर के नाते 3-4 इलेक्शन करा चुका हूं, तो दोनों तरफ से थोड़ा उसके बारे में नॉलेज है। पर वहां पहुंचने से पहले मैं कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। कालाधन मिटाना चाहिए कि नहीं? हाँ या ना? भारत एक होना चाहिए कि नहीं? हाँ, वन इंडिया। घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहिए कि नहीं? हाँ। देखिए, ऐसे सवाल आपसे पूछते हैं, आप जोर जोर से हाँ कहते हैं। जब आपसे पूछा गया कि कालाधन मिटाना चाहिए कि नहीं, और आपने जोर से बोला हाँ, सरकार क्या लेके आए? नोटबंदी। जब आपसे पूछा भारत एक होना चाहिए कि नहीं, और आपने जोर से बोला हां, सरकार ने क्या किया? 370 हटाया। जब आपसे पूछ रहे हैं घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहिए कि नहीं, और आप उतना ही जोर से चिल्ला रहे हैं हां, तो सरकार ने क्या किया? एनआरसी। तो सरकार कुछ नहीं कह रहे, आप सरकार से करवा रहे हो, क्योंकि इस तरीके से सवाल आपको पूछा जाता है कि आपको तुरंत लगता है इसमें एकदम चिल्ला के हां बोलना जरूरी है। उसके अलावा और कुछ हाँ या ना में ही जवाब, सारे जवाब देखेंगे आप, जितने भी कम्युनिकेशन है, जितने भी सवाल पूछेंगे आपको टीवी से दिखेगा, सारे सवाल हाँ या ना की ही होगी। ये होना चाहिए कि नहीं बताइए साथियों, तो आप बोलेंगे हाँ, और फिर वो करेंगे और आपको बताएंगे आपने तो हाँ कहा था। कालाधन मिटाना चाहिए कि नहीं जब आपसे पूछा, तो आप में से किसी ने यह नहीं पूछा कि कालाधन होता क्या है? कालाधन क्या होता है? किसी ने यह पूछा ही नहीं कि कालाधन होता क्या है। अगर यह पूछा होता तो जवाब आते कि 2 तरीके का होता है। एक जो है जो इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से कमाया हुआ पैसा, वो हो सकता है टेररिज्म का हो सकता है ड्रग्स बेच के हो सकता है माफिया करके हो सकता है सरकारी ऑफिसर या फिर पॉलिटिशियंस घूस या करप्शन, ब्राइबरी वो करके कमा रहे हो। ये सारा जो है अवैध तरीके से कमाया हुआ पैसे हैं, उसको कालाधन कहते हैं। और दूसरे तरीके का भी कालाधन है, वो है अनडॉक्यूमेंटेड, जिसका कोई डॉक्यूमेंटेशन ना हो। तो जैसे आप एक ऑटो रिक्शा पकड़ के जाते हैं और आप उसको 100 रुपया देते हैं, आपको कोई पर्ची नहीं देता। वो जो ट्रांसैक्शन है वो डॉक्यूमेंटेड ट्रांसैक्शन नहीं है। आप कहीं क्लिनिक जाते हैं तो वहां पे कई सारे क्लिनिक में आपको जो है कोई पर्ची नहीं मिलता। आप दुकान जाते हैं, कोई पर्ची नहीं मिलता। कई सारे लोगों को जो रेडी पे सब्जी बेचते हैं वो पर्ची नहीं देता। बस में चलते हैं, पर्ची नहीं देता। कहीं भी नहीं होता। इंडिया के 80 से 90% जो इकोनॉमी जो है वो इनफॉर्मल इकोनॉमी है, जो बिना ये कागजात, बिना ये डॉक्यूमेंटेशन के चलते हैं, और उसमें कई सारे लोगों की आमदनी भी ठीक ठाक है। तो जब वो भी कालाधन है, अब मैं दोबारा ये सवाल पूछता हूं, कालाधन मिटाना चाहिए कि नहीं? कालाधन होता क्या है? अभी बता तो दिया कालाधन क्या होता है। कालाधन मिटाना चाहिए कि नहीं? देखो, ये हम लोग जैसे समझते हैं एक मुद्दे को, तो हमारी जवाब बदलने लग जाता है, और हमें ऐसे लगता है कि कोई भी सवाल की जो है जवाब सिर्फ हाँ या ना में ही देना जरूरी है। ऐसा नहीं है। कोई आपको हाँ या ना के सवाल पूछते हैं, उसका जवाब एक दूसरा सवाल हो सकता है। उसके अगर आप सवाल पूछते, अब मजबूरी में ना रहे कि आपको हाँ या ना में जवाब देना ही है, नहीं। अगर कालाधन मिटाना चाहिए कि नहीं आपसे पूछते और आप बोलते कि कालाधन है क्या, पहले इसके बारे में बताओ, समझाइए। भारत एक होना चाहिए कि नहीं, तो आप पूछते कि भारत क्या अभी एक नहीं है क्या? आप एक होने का मतलब क्या समझते हो? क्या करना चाहते हो कि एक करने के लिए? भारत अभी एक नहीं है।
या किस तरीके से करना चाहते हो? घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहिए कि नहीं? तो आपको पूछना चाहिए क्या घुसपैठिया है कौन? उसके जगह पे जब हम हां बोलते हैं तो हम सरकार को फ्री पास दे देते हैं कि जो भी करने के लिए। घुसपैठिया है कौन और सरकार को कैसे मालूम होगा कि कौन घुसपैठिया है और कौन नहीं है? कोई भी चीज सरकार इसी बात से तय करते हैं कि आपके पास उसका कागजात है कि नहीं। कई सारे लोग पेंशन लेते होंगे और आप जाते हैं, खुद पेंशन लेने जाते हो तो भी आपको लाइफ सर्टिफिकेट देना होता है कि आप जिंदा है। आप खुद जाने से सरकार नहीं मानते कि आप जिंदा है। वो कागज आप देंगे तब सरकार मानेंगे कि हां आप जिंदा है। अगर मान लीजिए पिछला कई 2 साल का आपने देना भूल गया और इस साल आप चले गए तो सरकार पहले बोलेंगे कि पिछला 2 साल का लेके आओ, तभी मानेंगे कि इस साल जिंदा है। किस बात पे तय करते हैं? कागज पे। तो घुसपैठी है या नहीं, ये भी अल्टीमेटली जो है कागज के ऊपर तय होगी कि कौन घुसपैठिया है, कौन नहीं है। जिसके पास कागज है वो नागरिक है, जिसके पास कागज नहीं है वो नागरिक नहीं है। तो अभी यही सवाल मैं दोबारा पूछता हूं, घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहिए कि नहीं? तो कम से कम हाथ तो नहीं बोल रहे हैं। तो ये एक कम्युनिकेशन की स्ट्रैटेजी है जो पॉलिटिक्स में कई सारे यूज होती है। इसके बारे में हमें अवेयर होने की जरूरत है। हम यहां पे तो अवेयर लोग हैं, यहां पे एजुकेट, मतलब कई सारे इसके मुद्दे के बारे में जानकारी है, ऐसे बैठे हैं। पर आप जाएंगे गांव में अपने अपने जगह पे, उनको भी पूछेंगे इस तरीके से, जब सवाल आता है तो आपको क्या बोलना है, क्या जवाब देना है। एक नागरिक को कभी सरकार के सवालों पे जवाब देने की जरूरत है ही नहीं। एक नागरिक को जो है एक ही जिम्मेदारी है, वो है सरकार से सवाल पूछने का और पूछते रहने का, और कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमें ऐसे महसूस किया जाता है कि सरकार सवाल पूछते रहेंगे, हम उसको जवाब देते रहेंगे। अब ये कागज घुसपैठी या इलीगल इमिग्रेंट को मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं और ये पूछूं कि ऐसे लोग जिनके पास कागज नहीं है, क्या उनको बाहर फेंक देना चाहिए कि नहीं? सवाल वही था, पर जैसे उसका डेफिनेशन आ गया, आपका जवाब बदल गया। कैसा कागज और किन के पास कागज नहीं होता इस देश में? किन किन लोगों के पास कागज नहीं होता इस देश में? गरीब के पास नहीं होता। जो मैं 2 जगह पे डीएम रह चुका हूं, वहां पे मेजोरिटी जो है ट्राइबल पॉपुलेशन थे। कई सारे लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। जो महिलाएं हैं जो शादी करके दूर गांव में जाते हैं, उनके पास नहीं होता। जिनके घरों में बाढ़ आता है, जिनमें झुग्गियों में आग लग जाते हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होता। जिन लोग दूर सिटीज में जाके काम करते हैं, माइग्रेट यहां से गांव से लेकर उधर जाके काम करते हैं, या अपना कंस्ट्रक्शन के काम कर रहे होते हैं, जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाके काम करते हैं, उनके पास नहीं होता। जो नोमैडिक है उनके पास नहीं होता। तो जो एक्सरसाइज जो किया जा रहा है कि कौन नागरिक है या कौन नहीं है, वो एक्सरसाइज जो वीकर सेक्शन है, जो गरीब है, उन्हीं के ऊपर सवाल उठाएंगे, अमीरों के ऊपर नहीं सवाल उठाएंगे। जैसे नोटबंदी हुआ, अमीरों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, गरीबों को लाइन में लगना पड़ा। 3 महीने लगना पड़ा, 3 महीने के बाद मिला। पर हमारी आदत ऐसे है, अगर बिजली चले जाते हैं घर पे तो हम गुस्सा नहीं करते, हम बगल वाले घर पे देखते कि उसका भी गया है कि नहीं। अगर उसका भी गया है तो ठीक है, पूरा मोहल्ले का गया है। पर गुस्सा नहीं करते कि गया, बिजली चली गई। पर मान लीजिए 3 घंटे के बाद वो बिजली वापस जब आते हैं तो हम खुश जरूर होते हैं। हम खुश होते हैं। क्यों भाई, क्यों खुश हो? जाना ही नहीं चाहिए था, चले गए, और उसके बाद जब वापस आए आपको खुशी मिली। जो आपके पैसा जो कभी आपसे दूर नहीं रखना चाहिए था, वो भी 3 महीने के लिए आपसे चला गया, पर जब वापस एटीएम में पहली बार पैसा आने लग गया तो हमें खुशी मिली कि आ तो गए। इतना भी उम्मीद नहीं था सरकार से कि वापस भी देंगे। नागरिकता भी ऐसे ही है, जब छीनी जाएगी तब आपको लगेगा कि अपनी गलती के कारण है,
क्योंकि हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है। परसों का ही स्टेटमेंट है गवर्नमेंट का, आधार कार्ड नहीं माना जाएगा, पासपोर्ट नहीं माना जाएगा, वोटर आईडी कार्ड नहीं माना जाएगा, नागरिक है या नहीं है इसमें से कुछ नहीं माना जाएगा। ये गवर्नमेंट ऑफिशियल का स्टेटमेंट है, माना क्या जाएगा फिर? और ये जब चले जाएंगे उसके बाद जब वापस मिलेगा तब हमें खुशी होगी कि सरकार ने हमें वापस तो दिया। मैं आम जनता की बात कर रहा हूं। उनको पहली बार उनको खुद ही लगेगा कि मेरे दादा मेरा पापा ने ये सारा डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं रखा। पहले अपने फैमिली पे पूछेंगे आपने क्यों नहीं रखा, क्यों बना के नहीं रखा। उसके बाद जो भी जिसी तरीके से बात करने लग जाएंगे, किसी ऑफिसर को, किसी क्लर्क से, किसी से भी बात करके डॉक्यूमेंट बनाने लगेंगे। 2-3 महीने परेशान होकर बनाएंगे, उसके बाद लगेगा सब ठीक हो गया तो खुश महसूस होगा। उसका डेली का जितने भी मुद्दे हैं वो सब साइड हो गए। अभी जो है वो नागरिक है या नहीं, बस वही मुद्दा बच गया। और ये जो गरीबों के खिलाफ जो है एनआरसी जब हम कहे तो कहीं मुसलमान के नाम ही नहीं आया। कागजात की बात की है तो कभी मुसलमान के बारे में बात किया ही नहीं। पर जो गरीबों के खिलाफ जो एनआरसी है उसको मुसलमान के खिलाफ बनाने का वो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। उसके थ्रू आपने क्या किया, आपने बता दिया आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, पर आप मुसलमान नहीं हो तो आप चिंता ना करो, आपको हम किसी न किसी तरीके से दे देंगे। अरे भाई ये कोई एहसान है कि सरकार का कि हमें नागरिकता आप दे देंगे? हम है इतना ही काफी है कि हम नागरिक हैं। मैं हूं, खड़ा हूं यहां पे, इतना काफी है कि मैं नागरिक हूं। कुछ इस सरकार को कुछ भी प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। पर ये लाइन पे ही पूरी जितने भी थॉट प्रोसेस है ये आगे बढ़ते रहते हैं। और कई बार हम इस सरकार से थोड़ा ऐसे भी लगता है कि कितना लोगों को लगता है कि फासिस्ट है, फांसीवादी टाइप है सरकार, ऐसे लगता है किसी को? कई सारे लोगों को लगता है। मुझे लगता है कि सरकार बेवकूफ है। बिल्कुल एक फांसीवादी हो सकता है पर बेवकूफ जरूर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। उनकी जितने भी नीतियां आप देख लीजिए, जितने भी आप नीतियां देख लीजिए, ये जो गाड़ी के पीछे भागने वाले कुत्ते नहीं होते, भौंकते बहुत है, वहां तक पहुंचते हैं पर उसके बाद उनको पता नहीं होता करना क्या है। गाड़ी तक पहुंच जाता है फिर उसके बाद उनको पता नहीं होता करना क्या है। नोटबंदी किया हमने, ऐतिहासिक निर्णय में यह निर्णय ले लिया कि लाल वाली गाड़ी के पीछे भागेंगे, भाग लिया, भौंका बहुत, पहुंचा वहां तक, उसके बाद उनको नहीं पता करना क्या है, जनता परेशान हुए। जीएसटी किया, बोला कि नीली वाले पे भागेंगे, भाग लिया, पहुंचा, उसके बाद उनको पता नहीं करना क्या है। एक जो बैठ के ऐतिहासिक निर्णय लेते हैं और हफ्ते में एक ऐतिहासिक निर्णय में कुछ निर्णय ले भी लेते हैं, दूसरी ऐतिहासिक निर्णय में उसको वापस भी ले लेते हैं, और हफ्ते में 2-2 ऐतिहासिक निर्णय लेते हैं बिना सोचे समझे। जितना भी मेरी मतभेद इस बात पे है कि सरकार की बात कर रहा हूं मैं, इसके पीछे की ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूं। सरकार जो है बेवकूफ है, उनको ना देश चलाना आता है ना देश के बारे में इतना सोच है। ये कुछ करना है इसलिए किए जा रहा है, ना किसी से बात करता है ना किसी से पूछते हैं। उसके बाद पर ये सवाल फिर बाद में उठते हैं कि क्योंकि ये जरूरी है, हम इससे इतना ज्यादा बड़ा ना बने कि इससे हमें डरने लग जाए। हम डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये थोड़ा बहुत पावर में है, जो गांव में नहीं होते, हट्टे कट्टे है, पर 2 लोग हैं हट्टे कट्टे पर बेवकूफ है, थोड़ा सा डील करना आना चाहिए, हम डील कर लेंगे इनसे। बात में थोड़ा सा मुझे बता दिया गया था कि ईवीएम के बारे में ज्यादा बात करना है, मैं थोड़ा टेक्निकली जाऊंगा, डिटेल में बात कर सकता हूं, है ना? हाँ, तो ईवीएम में मेरा जो कंसर्न है, मेरा जो उसके ऊपर जो शक है वो वीवीपैट लागू होने के कारण है। जो वीवीपैट लागू किया, आप में से सबने वोट तो किया होगा ना? किया है तो आप बैलेट यूनिट में दबाते हैं, बटन दबाते हैं, प्रेस करते हैं। पहले जो है बैलेट यूनिट से सीधा सीधा वोट जो है वो कंट्रोल यूनिट जाता था, सीधा कंट्रोल यूनिट जाता था। हमें यह शक हुआ करता था कि पर हमने जो दबाया है वही चीज कंट्रोल यूनिट में गया, इसका क्या प्रूफ है, हमें नहीं पता है। तो बेसिक डाउट यही था कि कंट्रोल यूनिट में क्या गया ये हमें नहीं पता, और इसी चीज को क्लियर करने के लिए उन्होंने एक चीज लेके आया, वो है वीवीपैट।
अभी वीवीपैट कहां पे बैठता है? बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट के बीच में बैठता है। बैलेट यूनिट से हम कुछ प्रेस करते हैं पहले, वो पहले जाता है वीवीपैट में, और वीवीपैट से जो है वो कंट्रोल यूनिट में जाता है। और हमें किस तरीके से बेवकूफ बना दिया गया, हमें बोला है कि देखो जो हमने प्रेस किया है वो तो वीवीपैट में प्रिंट होके आ रहा है, आपको दिख तो रहा है, हम प्रेस कर रहे हैं वही चीज प्रिंट होके आ रहा है। पर अभी भी जो ओरिजिनल सवाल था कि कंट्रोल यूनिट में गया क्या, वो आपको अभी भी नहीं पता, क्योंकि अभी आपको इतना पता है कि मैंने जो प्रेस किया वो वीवीपैट प्रिंट किया है कि नहीं, पर वीवीपैट से कंट्रोल यूनिट में क्या गया, जो ओरिजिनल सवाल था वो सवाल ऐसे के ऐसे ही रह गए, उस पर कोई अभी भी आपको नहीं पता। वोट करेंगे सिर्फ वीवीपैट और बैलेट यूनिट आपको दिखेगा। दूसरी बात इसके कारण क्या हुआ, पहले कम से कम हम जो प्रेस कर रहे थे वहां से सीधा कंट्रोल यूनिट जा रहा था, अभी हम प्रेस करते हैं वो वोट पहले वीवीपैट में जाता है। वीवीपैट एक मशीन है, वो मशीन के अंदर जो है प्रिंटर है, कंप्यूटर मतलब एक माइक्रो प्रोसेसर है, मेमोरी है, सब कुछ है, और वहां से जो है वीवीपैट कंट्रोल यूनिट में वोट डालता है। आप नहीं डालते वोट, आप बैलेट यूनिट में दबाते हैं, पहले वहां से वीवीपैट में जाता है और वीवीपैट जो है वहां से वोट कंट्रोल यूनिट में डालता है। अगर आप बैलेट यूनिट हटा भी दो ना, ये प्रोसेस हम आराम से कर सकते हैं, आपकी भी जरूरत नहीं है। ये एक मेजर लूप होल लेके आया है इसके बीच में। और पहले हम बोलते थे कि जो ईवीएम है उसको हम किसी एक्सटर्नल डिवाइस, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कनेक्ट करने नहीं देते हैं, हम जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या पुलिस है इसकी पूरी हिफाजत में रखते हैं और इसको बिल्कुल हम टच नहीं करने देते हैं। पर वीवीपैट लेके आने के बाद, कैंडिडेट को फाइनल करने के बाद, हमने इस पे एक इलेक्ट्रॉनिक, ऑफिशियली हर एक वीवीपैट पे हम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस पे कनेक्ट करते हैं, मतलब लीगली करते हैं। वो मशीन के अंदर क्या है हमें नहीं पता, हम कनेक्ट करते हैं इस पे। इस बारे में भी मैंने यही आवाज उठाया था कि ये गलत है, क्योंकि आपको अभी पता है कि कैंडिडेट 1 जो है वो कांग्रेस का है, बीजेपी का है, किसका है, कैंडिडेट 2 किसका है, बीएसपी का है, एसपी का है, आपको पूरा सीक्वेंस पता है। ये पता होने के बाद आप एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बाहर से ले आए हो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, हर एक वीवीपैट पे आप कनेक्ट करते हो। तो जो ओरिजिनल आप बताते थे कि हम इस पे कुछ कनेक्ट नहीं करने देते, वो भी खत्म हो गए। और तीसरी बात, पहले जो ईवीएम है उसको कैंडिडेट 1, कैंडिडेट 2, कैंडिडेट 3 बस इतना ही पता होता था, स्थानार्थी 1, 2, 3 बस। अभी वीवीपैट को पता है, क्योंकि तभी वो प्रिंट कर पा रहा है। आप अगर एक नंबर पे दबाते हैं, मान लीजिए कांग्रेस से हाथ है तो आप दबाते हैं तो वीवीपैट एक हाथ का वो प्रिंट करके निकाल के देते हैं। आप 2 नंबर पे कमल है तो दबाते हैं तो वीवीपैट से कमल प्रिंट होके आता है। वीवीपैट को कैसे पता है कि एक पे हाथ है दूसरे पे कमल है? क्योंकि उसके अंदर हमने उसको फीड किया है। तो मशीन को अभी पता है, पहले ईवीएम को नहीं पता होता था, अभी वो पूरा मशीन को पता है कि एक नंबर पे हाथ है कि नहीं, दूसरे नंबर पे कमल है कि नहीं, तीसरे नंबर पे हाथी है कि नहीं, चौथा नंबर पे साइकिल है कि नहीं, ये सब पता है। ये पूरी मशीन को अभी जानकारी है कि कौन सी सीक्वेंस पे कौन पार्टी है, कौन कैंडिडेट है। ये हर तरीके से, जिस तरीके से आप वीवीपैट को देखेंगे, और वीवीपैट को इस तरीके से आप कर सकते हैं। पहले चीज तो उसका काउंटिंग तो पूरी होती नहीं, वेरिफिकेशन तो एक दूसरे के साथ। दूसरी बात जो है, अगर उस तरीके से उसको किया जाए, अगर मान लीजिए हर 20वीं वोट आप मैनिपुलेट करते हैं, हर 20वीं, ठीक है, हर दूसरी वोट नहीं या हर एक वोट नहीं, हर 20वीं, 20 बार डालने के बाद एक बार मैं मैनिपुलेट करता हूं। तो मैंने वीवीपैट में उस बटन दबाया, वीवीपैट ने उसका लाइट नहीं जलाया या फिर जल्दी उसको प्रिंट करके नीचे गिरा दिया, नीचे गिर गया। वो गिरने के बाद आपको शक हो गया, आपको लगा ये तो जल्दी गिर गया, मैंने देखा नहीं, या किसी और का सिंबल आ गया, मैंने देखा नहीं। शक हो गया तो आप क्या करेंगे? आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास जाएंगे, आप उसको जाएंगे और उसको बोलेंगे कि देखिए हमने ये किया और इसमें गलती हुई। प्रिसाइडिंग ऑफिसर आएगा वहां से, वो बोलेगा दोबारा करो, टेस्ट वोट, आपको टेस्ट वोट का मौका देता है। अगर मैं टेस्ट वोट करूंगा तो सही आएगा, क्योंकि जो है हर 20वीं वोट का ही हो रहा है, हर एक वोट का नहीं हो रहा है। तो क्या होगा, मैं आके दूसरी वोट दबाऊंगा, सही से प्रिंट होके आएगा और आपके ऊपर जो है क्रिमिनल केस लग जाएगा। तो इससे क्या फायदा हुआ? ये टेस्ट वोट से फायदा क्या हुआ?
ये कई सारे मुद्दे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा ईवीएम हैक हुआ है, मेरा कभी भी दावा नहीं है, जब तक मेरे पास प्रूफ नहीं है मैं ये नहीं कहूंगा। पर मेरा इतना ही है कि ये हो सकता है। इतनी सारी वल्नरेबिलिटीज आपने इसमें छोड़ रखी है वीवीपैट और ये पूरी ईवीएम मशीन्स के उसके अंदर, कि इसके अंदर हैकिंग हो सकती है। अगर हो सकते है तो भी दूसरी बात, हम इसको पकड़ने का भी चांस नहीं है। हम ये बोलते थे कि जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन 50 वोट डलते हैं और आप तब चेक कर सकते हैं कि सही है कि नहीं। बात यह है कि मशीन को भी पता है कि उस दिन 50 वोट डलने वाला है, तो कुछ बड़ी बात नहीं है कि पहले 50 को कुछ करो ही ना। प्रोग्राम तो हर तरीके से आप कर सकते हैं। तो इसके कारण जो हमारी जो एक लोकतंत्र जिससे हम अपनी सरकार को चुनते हैं, एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश जो है, अपनी सरकार को जो चुनते हैं, उस मशीनरी में इस तरीके का अगर खामियां पाए जाते हैं तो उस पर तुरंत एड्रेस करने की जरूरत है, उसको डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं जानता हूं कि क्यों इलेक्शन कमीशन को लगता है कि नहीं हमारे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आंख बंद करके सब सही है, बस हम बोल रहे हैं इसलिए सही है। ये स्ट्रैटेजी क्यों अपनाना चाहिए? क्योंकि ये इलेक्शन सिर्फ जो है इलेक्शन कमीशन का मुद्दा नहीं है। इलेक्शन कमीशन तो इलेक्शन कराते हैं। अगर लोगों के एक प्रोसेस के ऊपर शक है तो उनको बाहर आके बताने की जरूरत है। उसके जगह पे मैंने जब ये कंप्लेंट उठाया और लिखा कमीशन को, तो कमीशन ने सबसे पहले ये बात कही कि तुमने सर्विस में रहते हुए बात नहीं उठाई, सर्विस में जाने के बाद उठाई, इसलिए कुछ मतलब नहीं है। सर्विस में रहते हुए भी उठाया था पर तब कोई फायदा नहीं। अगर मैं चिट्ठी लिखता तो वो तुरंत मेरे ऊपर कार्रवाई करते। अगर उसके बाद अगर मैं बोल रहा हूं, कोई बंदा, चाहे मैं बोल रहा हूं, कोई आईएएस ऑफिसर बोल रहा है, कोई इंजीनियर बोल रहा है, कोई डॉक्टर बोल रहा है, कोई भी बोल रहा है, कोई एक आम आदमी, कोई भी एक वोटर, एक सिटीजन अगर बोल रहा है कि इसमें मुझे शक है, तो कमीशन को उसके बारे में कम से कम एक व्हाइट पेपर ले आके बताना चाहिए कि क्यों ये सारी जो आपने मुद्दे उठाए वो गलत है। इतना तो बताना चाहिए। अभी तक 4 महीने हुए, 3 महीने हुए मेरे ख्याल से, 3 महीने, अभी तक कमीशन ने इतना भी नहीं किया कि ये बताए कि हम क्यों इस बात पे, ये हमारी सफाई है, ये आपके शक जो है इससे कारण गलत है, अभी तक नहीं बताया। और हम चल रहे हैं, हम इलेक्शन के ऊपर अगला इलेक्शन के ऊपर अगला इलेक्शन कर रहे हैं। जब तक रिजल्ट इधर उधर आते रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। बात कभी भी इस बात पे नहीं है कि बीजेपी इसको हैक करेगा या कांग्रेस इसको हैक करेगा। आपको क्यों नहीं लगता है कि चीन उस पर हैक कर सकता? क्यों नहीं लगता कि कोई विदेशी ताकत नहीं कर सकते? कुछ भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कॉन्स्पिरेसी थियरी नहीं बना रहा हूं, पर हम जब अपने लोकतांत्रिक जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है उसके एक सरकार को चुनने का जो प्रक्रिया है उस पर अगर शक है तो उसको क्लैरिफाई करने की जरूरत इलेक्शन कमीशन को है। और अगर नहीं करते हैं तो हमें उनको बताना पड़ेगा कि इस तरीके से आप इलेक्शन को आगे नहीं लेके जा सकते। बहुत सिंपल बात है। आप सबको सेटिस्फाई करिए, आप सारे लोगों को बुलाइए और बताइए कि ये चीजें हैं, आप बताइए, आपके हर एक सवाल और हमारी हर एक जवाब ये है। इतना तो कहना उनकी जिम्मेदारी है। उसके जगह पे तुम कौन होते हो सवाल उठाने वाले एटीट्यूड पे जाते हैं तो अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो और किसी नहीं। हमारी अपनी देश की मुद्दा है। तो और ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। 1-2 चीजें थोड़ा शायद हो सकता है कि आप नाराज हो मुझसे, पर मैं कहना जरूर चाहूंगा। वो है कि हम कोई भी आइडियोलॉजी करते हैं तो किसी को भी उसका अंत में ऐसा ना हो कि किसी को नफरत कर बैठे हम। जब हम अपनी आइडियोलॉजी, अपनी सिस्टम, अपनी सॉल्यूशंस चुनते हैं तो निरंतर यह प्रयास करें कि उसकी जो सॉल्यूशन तक जब हम पहुंचते हैं उसके अंत में एक भी इंसान को, किसी को भी उसके अंदर नफरत जो है, किसी को नफरत की नजर से हमें देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए।